हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना चैप्टर आज पढ़ेंगे, है ना। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ही है यूरोप का उदय। यूरोप में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी ईसाई धर्म का प्रचार के उद्देश्य से भारत आए और उन्होंने इन क्षेत्रों को अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत अपने शासन में ले लिया और अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहाँ से जो भी जहाज़ थे, गुजरने वाले जहाज़, वहाँ से टैक्स वसूलने लगे और विदेशी जहाज़ उन्हें टैक्स नहीं देते थे तो उन जहाज़ों को उन लोग डुबो देते थे। जैसे 1765 ईस्वी में भारत का ये मैप है ना। मैप में सबसे पहली बात, इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने मद्रास और बंगाल में कब्जा जमा दिया था। ये देखिए, मद्रास और यहाँ से प्रशासन लेते हुए बंगाल को, चंद्रनगर, कोलकाता को अपना शासन बना लिया। ये 1765 ईस्वी में भारत में जब प्रवेश हुआ तब की बात है। ओके बच्चों। उस समय यूरोप में कई देश से व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ पर मसाले, कपड़े, नील आदि वस्तुएं कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमत में बेचते थे। उन दिनों यूरोप मसालों में बहुत मांग थी क्योंकि यूरोपी हमेशा मांसाहारी थे, नॉनवेज थे, है ना। खाद्य पदार्थों के खराब होने के बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत होने लगी और पैदा नहीं होते थे। ऐसे महाद्वीप के मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम से कम लागत पर वे सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सके। कौन बेचता था? यूरोपी मसालों के बदले में यूरोप के लोग मसालों के बदले में मसाला लेते थे और भारत को वो सोना और चांदी देते थे। तो यूरोप में मसालों की खपत बहुत अधिक होने लगी। तो लंबे समय तक तो कोई भी सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीद सकते ना। इसलिए उन्होंने उपनिवेशों को धन प्राप्त करके वह व्यापार करने की आवश्यकता महसूस की, व्यापार खोलने की आवश्यकता महसूस हुआ। इसके लिए वह साम्राज्य स्थापित कर व्यापार के करों को छूट धन प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद सामने पुर्तगालियों को लाभ कमाते देख क्या किया? डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भी भारत आई। अब क्या यूरोपी पुर्तगाली लोग लाभ कमा रहे हैं भारत में, तो डच और फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भी कंपनी भारत आए और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनके आपस में भी संघर्ष हुआ। मतलब पुर्तगालियों और यूरोपियों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो बिल्कुल जैसे उसके बाद संघर्ष हुआ तो पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव को अपने कारखाने खोले। इस तरह डच सूरत, खंभात, पटना और मछलीपट्टनम कारखाने खोले और फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे क्या है स्थित? पांडिचेरी शहर, है ना। वहाँ फ्रांसीसी सभ्यता की झलक अभी भी दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर में व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की और इंग्लैंड के व्यापारी बम्बई, मद्रास, कोलकाता में व्यापार शुरू किया। अंग्रेज ने मद्रास के सेंट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापना किया। इस तरह डच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापना भारत के अंतर्गत किया और अपना कब्जा बनाया। धीरे धीरे वह अपना व्यापारी शुरू करते हुए 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी व्यापारी ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारी को व्यापारिक, राजनीतिक,
प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया, जब उनकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ अंततः दोनों के बीच संघर्ष होना संभव हो गया और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। अब दक्षिण भारत में पूर्वी तट में स्थित मद्रास अंग्रेजों में व्यापारिक केंद्र था। उसके समीप पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। यह कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन थे। मतलब कर्नाटक का राज्य के नवाब अधीन, मतलब अंग्रेज के अंदर में काम करते थे, मतलब उसको नवाब बनाया गया। दोनों देशों के उद्देश्य वहाँ के नवाब अपने अपने व्यापारिक लाभों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, मतलब अपना इनकम उठाने के लिए कर्नाटक राज्य के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। मतलब कर्नाटक के जो उत्तराधिकार थे, जो नवाब थे, उसके साथ उन लोग युद्ध करना चालू किए। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच रणनीति शामिल होने का अवसर मिल गया और ऐसे में फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेज़ों के दूसरे पक्ष में युद्ध प्रारंभ हुआ। व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध। इस समय बंगाल में एक संपन्न एवं स्वतंत्र राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पटना, ये सब चीज़ एक व्यापारिक केंद्र था। और 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना, जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर उसे किलेबंदी करने लगे। मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाएं, मतलब व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग, मतलब जो भी सिराजुद्दौला नवाब थे, मतलब उसको जो भी उनको क्या बोलते हैं, उसको इनकम मिल रहा है या कोई भी चीज़ गलत व्यवहार कर दे तो वो किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने ये सबको रोकने के लिए प्रयास किया और अंग्रेज नहीं माने। उल्टे उन्हें नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। मतलब सिराजुद्दौला ने ये प्रयास किया कि गलत चीज़, गलत कोई भी दुरुपयोग ना करे और सही करे। तो ये जो अंग्रेज़ी लोग नहीं मानने के बाद उस नवाब को सेनापति से हटाकर मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। मतलब कूटनीति से सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया और कूटनीति से वे 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध जीत गए। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेज़ों को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया। मतलब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेज़ों ने धन वसूल किया, क्योंकि वहाँ हम लोग को हमेशा धन की आवश्यकता होती थी, उनको इनकम चाहिए रहता है। व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। नवाब मीर जाफर अंग्रेज़ों को बढ़ते हस्तक्षेप को या आर्थिक मांगों को बोझ ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अंततः अंग्रेज़ों ने विश्वासघात से उसे अपना सत्ता बाहर कर दिया और अंग्रेज़ों के बदले मीर जाफर ने जिलों के राजस्व वसूल करने का अधिकार किया और बहुत से पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ। मीर कासिम भी ज़्यादा दिनों तक आर्थिक पाबंदियों में नहीं उठा सका। नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिए और कंपनी कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया गया। इस अंग्रेज़ों ने मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई और नवाब और अंग्रेज़ों के बीच तनाव बढ़ गया। किसके बीच? नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच तनाव बढ़ गया और बंगाल के अंग्रेज़ों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाहू आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के बीच 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हो गए और युद्ध के अंत में इलाहाबाद की संधि हुआ। इस तरह प्लासी के युद्ध अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर दिया। तो बक्सर का युद्ध पूर्ण कौन किया? शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों ने। पूर्ण अवध का नवाब कौन कर दिया? उसके बाद कौन बना? यह तय हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेज़ों की सहायता करेगी और लेकिन उनका खर्च नवाब ही उठाएगा। देखो अंग्रेज़ों के चालूगिरी, मतलब सेनापति तो नवाब बना लिया
मगर क्या कर रहा है, खर्च कौन उठाएगा, नवाब भी उठाएगा, अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाएंगे। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया और इस प्रकार अंग्रेज़ों का बंगाल में एकाधिकार तो हो गया, लेकिन उन्होंने शासन भागदौड़ नहीं संभाली। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों को शासन मिला। इसे ही बंगाल का द्वैध शासन व दोहरा शासन कहा जाता है। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज़ों का शासन था, उसको धन भी मिलता था और बाकायदा ऊपर से उन लोग को इनकम भी मिलता था, इसलिए उसको द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि हुई, इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा उनकी सुरक्षा अधिकार मिल गया और लेकिन ठीक विपरीत प्रशासन व्यवस्था उत्तराधिकार मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेज़ों को आर्थिक, सैनिक व सुरक्षा लाभ मिला और जिम्मेदारी मुगल एवं नवाबों की थी। मतलब सभी जिम्मेदारी मुगल और नवाबों ने कर रही है, मगर उनको इनकम, आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ किसको मिल रहा है, अंग्रेज़ों को मिल रहा है। मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के आश्रित, मतलब अंग्रेज़ों के बीच आश्रित थे, मतलब निर्भर थे। द्वैध शासन को बंगाल में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इसके पहले किसानों को राजस्व लगन का वसूली फसलों के उपज के आधार पर की जाती थी। अंग्रेज भूमि का नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। कम खर्च में लगान वसूलने में कंपनी की सालाना आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान के ठेके पर देना शुरू कर दिया। जनता को ठेकेदार मनमाना लगान वसूलने लगे। एक निश्चित मात्रा में अंग्रेजों ने देते गए। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी कर्मचारियों को बंगाल के किसानों को बहुत शोषण करते थे। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। ठेकेदार किसानों से लगान वसूलने लगे और संसद 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गया और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब बनाया गया? 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल के अंग्रेज़ों में सीधा शासन स्थापना हुआ और कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। कलकत्ता को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है। इसके बाद हेस्टिंग ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी और अवध के मैसूर, मराठों आदि देशों राज्यों के साथ समय अनुसार दोस्तों युद्ध की संधि नीति अपनाई और अवध के बंगाल शासन के सुरक्षित किया। वहीं मैसूर शासक हैदर अली ने युद्ध कर संधि किया। मतलब प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में 1767 व 69 में मद्रास की संधि समाप्त हुआ। मतलब मद्रास की संधि कब समाप्त हुआ? 67 और 69 के बीच। संधि के प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे का सहयोग देना प्रमुख हो गया और पेशावर में मैसूर के आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ नहीं दिया और हैदर अली हार गया। हैदर अली हारने के बाद परिणाम स्वरूप 1780 में अंग्रेज़ों और हैदर अली ने सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय क्या हुआ? अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? मैसूर युद्ध हुआ। अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि को समाप्त हो गया और युद्ध का परिणाम बराबरी में रहा, लेकिन अंग्रेज़ों का आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। हैदर अली ने मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान 32 वर्ष का उम्र मैसूर में शासक बना दिया। किसका? हैदर अली का मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र को मैसूर का शासक बना दिया गया और बहादुर सैनिक था, विद्वान, क्योंकि बहादुर और विद्वान सैनिक था इसलिए भाषाओं को ज्ञान था भी। फ्रांस एवं तुर्की देशों की अच्छी मित्र थे। अंग्रेज़ों की शंका करने लगे। अब टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों उसके विरुद्ध युद्ध शामिल किए। निजाम और मराठों ने भी अंग्रेज़ों के साथ दिया। इनके कारण टीपू हार गया
मतलब टीपू के बीच में कोई नहीं था, वो अकेला था, इसलिए दोनों सब उसके वे मित्र लोग मिलके अंग्रेज़ों के साथ दिया, इसलिए टीपू सुल्तान हार गया। अंग्रेज़ों ने रंगपट्टनम में संधि करनी पड़ी, इसलिए रंगपट्टनम में अंग्रेज़ों ने संधि की और संधि में अंग्रेज़ों ने टीपू को आधा राज्य दिया और 3 करोड़ रुपए युद्ध को हर जाने के रूप में मिले। 1798 में लॉर्ड वेल्जिल बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। कौन? लॉर्ड वेलेजली ने भारत आया गवर्नर जनरल बनकर। उसने ब्रिटिश भारत में दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके लिए उसने भी साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई और भारतीय इतिहास की सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संधि 2 उद्देश्य से बनाया गया: कंपनी के द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना और कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देशों राज्य का दीवार